Hello dear students, welcome to ASA Starter। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश के रिगार्डिंग पार्ट 2 वीडियो को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको जो है लगभग 44 मिनट की एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जिससे मैंने आपको अच्छे से ना बहुत ही डीपली सेक्शन सी तक करवा दिया था। अब हम इस वीडियो में सेक्शन डी करने जा रहे हैं, जो लिटरेचर के रिगार्डिंग है, और ये 20 मार्क्स की आपकी जो बुक है उसके रिगार्डिंग रहेगा। तो आप उस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेंगे, ठीक है। मैं पहले कमेंट पे भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है 7th क्लास की, आप उसमें भी वीडियोस देख सकते हैं जो 7th क्लास के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर सेक्शन डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान समझिए। एक बात और बता दूं कि देखिए, आपके एग्जाम में ना ये नरेशन वगैरह भी आ रही है, तो नरेशन के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अभी न्यू बना दी है, आप उसको भी देख लेना। आप नरेशन ASA स्टार्टर लिखेंगे ना, तो आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगी, या आप रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे ASA स्टार्टर लिखेंगे, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि इसके कई नाम होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कि जो आपकी बुक में जो लेसन है ना, उसमें से पैसेज ली गई है, और इसको पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो मैं आपको प्रिंटेड जो फॉर्म में मैंने आंसर यहाँ करे हुए हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको पैसेज समझा रहा हूँ, फिर देखता हूँ आप में से कितने बच्चों के आंसर सही निकलते हैं। तो ध्यान समझिएगा पैसेज को, और आपने बुक में से एक एक लेसन की एक एक लाइन पढ़ी होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, और नहीं पढ़ी तो फटाफट से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। जो मृदु है ना, वो विंडो की तरफ रेंगते हुए गई। लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और लल्ली जो है ना, थोड़ी दूरी पर वहां जो बैठी हुई थी, ठीक है। और अवेकवर्डली मतलब जैसे अनजान तरीका होता है ना, बिल्कुल अजीब तरीके से। होल्डिंग हर वॉलिन, उसने अपना वॉलिन पकड़ रखा था। एंड बॉस्टिंग, जो धनुष है, उसका धागा से पकड़ रखा था उसने, ठीक है। हर एल्बोस जेटिंग आउट, और उसकी जो एल्बो वो बाहर निकली हुई थी। एंड हर आइस ग्लेज, और आंखें जो है वो चमक उठ रही थी। विद कंसंट्रेशन, मतलब वो ध्यान में मग्न थी, ठीक है, उसी में उसकी आंखें लगी हुई थी। आगे इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक, जिसकी पीठ पीछे था लगभग ज्यादातर, टू द विंडो, विंडो की तरफ अगर वो देख रही है, तो वॉज द बोनी, एक बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर की दिखाई दे रही है। मतलब बोनी फिगर यहाँ में मतलब एक तरह से हड्डी जैसा दिखाई दे रहा है, कमजोर। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, वो लगभग ना गंजा सा था, ये समझ लो। और गंजा सा था, लेकिन आगे बोले विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, और ना उसकी जो ना सिर पर जो तेल लगा हुआ था, ठीक है ना, और काला रंग था। यहाँ पे लिखा ब्लैक हेयर फॉलिंग, काला रंग से था। और आगे बोला है हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, और उसके कान के आसपास जो ना बाल बिखरे से पड़े हुए थे। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, टफ्ट बनी हुई थी, चुटिया जैसी टाइप होती है ना, ठीक है, वैसी बनी हुई थी, गुच्छा बना हुआ था। मतलब टफ्ट मतलब वैसे तो गुच्छा होता है। अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। देखो लिखने का तरीका देखो, कह रहे चमड़े वाली जो गर्दन है उस पर सोने की चैन जो है वो लटक रही थी, या उसके उसने पहन रखी थी। सुन, देख रहे हो कैसे लिखा है यहाँ पर। और फिर आगे लिखा है अ लार्ज फुट स्टक, एक मिनट ये लाइन छूट गई। एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और जो उसका हाथ है उसमें हीरे की अंगूठी जो है वो क्या कर रही थी, ग्लिटर कर रही थी, मतलब चमक रही थी। एज इट गिल्डेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉलिन। पता है क्या बताया गया यहाँ पर? यहाँ बताया गया जो वॉलिन की डंडी पर ऊपर नीचे की सरक रही थी, मतलब वो बजा रहे होंगे ना, सिखा रहे होंगे। एंड अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ इज गोल्ड बॉर्डर्ड वस्टी एज। यहाँ बता रखा है कि उसके सोने के किनारे वाले वेस्टी के किनारे के नीचे से एक बड़ा पैर बाहर निकला हुआ था, ठीक है। और एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी विक्टो, और वह अपने दुबले पतले अंगूठे से जमीन पर क्या कर रहे थे, स्क्रोनी विक्टो, मतलब जो जैसे ताल या आवाज से नहीं करते संगीत में, संगीत सिखा रहे होंगे ना, उस तरीके से ऐसा जो यहाँ पे प्रतीत हो रहा था, ठीक है।
तो ये हमने इससे पढ़ा। अब आगे देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मृदु केप्ट अप टू द, जो मृदु है ना वो जो यहाँ पे केप्ट अप टू हो रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो रेंगते हुए कहाँ तक जा रही है, तो विंडो तक जा रही है। ठीक है, आंसर देख लो अब। तो देखिए इस तरीके से आंसर यहाँ पे सारे लिख दिए गए हैं। ठीक है, मृदु केप्ट अप टू द विंडो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देखो एक बात बताऊं, ये पैसेज है, पैसेज में से आपको आंसर मिल जाएंगे। देखो मृदु केप्ट अप टू द लिखा है, ये देखो यहाँ पर ये लिखा, ये रहा विंडो, तो मैंने यही पैसेज तो करे हैं। फिर लल्ली वॉज सिटिंग विद, लल्ली जो है ना वो बैठी हुई थी, तो यहाँ देखो ये लिखा है, किसके साथ बैठी थी ये बताना है, तो वो वॉलिन और बोस्टिंग के साथ बैठी थी। ठीक है ना, तो देखो अगर हमें लाइन समझ में आ गई तभी हम आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम पूछे किसके साथ बैठी थी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको कि सर मृदु भी तो वहां थी, लेकिन वहां ना हमें क्वेश्चन में जो लाइन दे रखी है, मतलब पैसेज में लिखा है लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, लिखा ना बैठी थी, थोड़ी दूरी पर बैठी थी, तो हम ये मान के चलेंगे वॉलिन और बोस्टिंग के साथ वो बैठी हुई है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप ब्रैकेट में मृदु भी लिख दो, तो क्या जा रहा है, जो टीचर सही देखेंगे वो नंबर दे देंगे आपको। फिर नेक्स्ट है, विच ऑर्नामेंट्स वर वोर्न बाय द म्यूजिक मास्टर, जो म्यूजिक मास्टर उसने कौन कौन से ऑर्नामेंट पहने थे, गले में गोल्ड चेन थी, है ना, और हाथ में जो डायमंड रिंग पहन रखी थी, है ना। तो यहीं पर हमें आंसर खुद मिलेंगे। देखो अगर हिंट समझ में आएगी तो इजीली कर लेंगे। ये लिखे गोल्ड चेन और डायमंड रिंग, तो ये इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ड ग्लीम्ड इन द एवर पैसिव मीन्स, ये कह रहे हैं कि ग्लीम्ड का क्या मीनिंग होता है। देखिए ग्लीम्ड का मतलब होता है एक तरह से कुछ चमकती है ना ब्राइटली, उससे ग्लीम्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको अपने बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा ना गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड इज लेदरी नेक, तो ग्लीम्ड आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पांचवें नंबर पर है कि आपको बताना ट्रू है फॉल्स है। ये कहते हैं म्यूजिक मास्टर जो है थिक ब्लैक हेयर थे उसके सिर पर, यहाँ पे हेड आ जाएगा ना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो बताओ क्या म्यूजिक मास्टर के सिर पे बहुत ज्यादा बाल थे, घने बाल थे? नहीं ना, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो आप लिख दोगे फॉल्स है। देखिए अब 10th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंजा पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देयर्स आर डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, बगल में एक धूल भरी पुरानी खिड़की थी। ठीक है, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, उस कांच पर 3 जो है वो क्रैक आए हुए थे। आई ऑफन थिंक, मैं हमेशा सोचता था देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, कि कोई मुझे उसमें से घूर रहा है, देख रहा है। ठीक है, ईच टाइम डेट आई पास, जब भी वहां से निकलता था ना तो मुझे लगता था कि कोई उस विंडो से मुझे देख रहा है। फिर आई शेल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, तो ये सोच रहा है, ये कह रहा है एक दिन मैं उस विंडो में जरूर झांकूंगा। ठीक है, तो अब इसके बेस पर आपको आंसर देना है। पहला, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंडो, पोएट जो विंडो को कैसे डिस्क्राइब करता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में से देखकर बता सकते हैं, मतलब पैसेज में से। यहाँ देखिए पोएट ने क्या बताया विंडो के बारे में, कि वो डस्टी है, उसमें 3 क्रैक आए हुए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, फुल मार्क्स मिलेंगे उससे। ठीक है, उसकी बाद सेकंड के आंसर भी देख लेना, पहले इसी का समझा रहा था। फिर व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द प्लेस, जो पोएट है वो प्लेस के बारे में क्या सोच रहा है, तो प्लेस के बारे में सोच रहा है कि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। देखो अगर आप आई लिखोगे तो ये आपके बारे में हो जाएगा, तो आपको आई की जगह द पोएट लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और मी की जगह एट हिम करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन ईच टाइम दैट ही पास, जब वो पास होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखना चाहे तो। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, जो अलग से लिखे गए हैं। व्हाट डज द स्पीकर प्लान टू डू वन डे, एक दिन वो क्या योजना बना रहा है,
वो ये कह रहा है कि मैं एक बार जरूर झांकूंगा, तो आई की जगह आप क्या कर दोगे, या तो स्पीकर लिख दो यहाँ से देख के, या ही लिख दो, ठीक है, और बाकी पूरा उतार दो इसमें से। अब आप देखो आंसर देखो, ठीक है, तीनों आंसर हैं सारे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो 11 नंबर पर है, और आपको 4 करने होंगे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर करने होंगे, ठीक है। तो आपकी किताब में देंगे, पहला है वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। यहाँ पर बोला गया कि जो राजा है ना वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता है, तो आप सबको पता है। तो आप बताओगे द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज, यहाँ तक क्वेश्चन में से हो गया, वो 3 प्रश्नों के आंसर इसलिए जानना चाहता है बिकॉज ही थॉट, कि वो सोचता है दैट इफ ही न्यू देम, अगर वो उन्हें जान जाएगा, ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगी इन एनीथिंग। अगर बच्चे ने इतना भी लिख दिया तब भी ठीक है, और आपने जो याद किया अगर वो लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है। ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, जैसे पूरा है कि वो लाइफ में सक्सेस पाना चाहता था, एंड मेक द राइट डिसीजन ऑलवेज, और हमेशा सही डिसीजन लेना चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द किंग ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम, इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। देखिए हिंदी समझ लीजिए, ये कह रहा है आप क्यों सोचते हैं कि जो बड़े बातें करते हैं जो इस पोएम में बताई गई है, ठीक है, कि वो सही है, वो इम्पोर्टेंट है। बताइए क्या जो पोएम में जो बड़े बातें करते वैसी बातें लिखी गई हैं क्या वो सही है, क्या वो बच्चे को गुड मैनर्स के लिए है, ठीक है, और हाँ कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए पब्लिक के अंदर, तो आप बताओ कैसे सही है सब चीज़ें, तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आपकी बुक में जो पोएम है ना चिवी, उससे है, तो आप बोलोगे कि ग्रोन अप से सच थिंग्स बिकॉज, ग्रोन अप जो है ना बड़े जो हैं वो ऐसे इसलिए बोलते क्योंकि दे वांट टू टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्योंकि वो बच्चों को जो अच्छा बर्ताव करना सिखाना चाहते हैं, डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। फिर आपसे पूछा गया था क्या ये चीज़ सही है, ये इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे यस इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनर्स और जो बिहेवियर होते हैं ना वो बच्चे को रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो अपने पहले से रन के वो भी आप लिख सकते हैं, ये केवल प्रैक्टिस के तौर पर करवाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। बताओ गोपाल को क्या करना पड़ गया था राजा के समक्ष कि वह चालाक है, बताओ। ये आपने गोपाल ने हिंसा फिश पढ़ा होगा उसमें से है। तो गोपाल ने क्या किया था कि वो ये प्रूव कर दे कि वह चालाक था। तो देखिए उस समय हिल्सा फिश के बारे में आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी बात, तो राजा जो है उसे फेडअप हो चुका था, तो राजा ने कहा तुम हिल्सा फिश लेकर आओ, ठीक है, और कोई भी इस पर डिस्कस ना करे, ऐसा करते तो मैं मान जाऊंगा तुम चालाक हो। तो आपको इसी में बताना था इंग्लिश में, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ बिग हिल्सा फिश, की एक बड़ी हिल्सा फिश खरीद के लाए, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और राजमहल में लाए, विदाउट एनीवन टॉकिंग अबाउट द फिश ऑन द वे, और रास्ते में कोई भी ना हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। दिस वॉज अ टेस्ट टू प्रूव दैट, और ये टेस्ट था जिससे गोपाल को प्रूव करना था कि वह ट्रूली क्लेवर है, कि वो चालाक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली। क्वालिटी चैप्टर है उसमें से बताना था कि जो लेखक है ना वो दुकान पर इतने कम बार क्यों जाता था। इनफ्रिक्वेंटली मतलब बहुत कम जाना। एक बात और बोलूंगा, जो भी आपकी बुक है ना उसमें सारे क्वेश्चंस की हिंदी अच्छे से करा करो, समझा करो, तभी आप आंसर सही से लिख पाओगे, ठीक है। तो देखिए अब आंसर पढ़ते, द ऑथर विजिटेड द शॉप मेकर्स शॉप, रेयरली की जगह आप इनफ्रिक्वेंटली भी ले सकते हो, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा है। बिकॉज मतलब वो कभी कभी क्यों जाता था। द बूट्स मेड बाय द शॉप मेकर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो दुकान वाला जूते बनाता था ना वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, ठीक है, एंड लॉन्ग लास्टिंग होते थे, लंबे समय तक चलने वाले होते थे। दे डिड नॉट वियर आउट
क्विकली, मतलब ज़्यादा पुराने एकदम नहीं होते थे, फट जाना जैसे। सो ही डिड नॉट नीड न्यू बूट्स ऑफन, और उसे नए जूते नहीं भी लेने पड़ते थे, इसलिए वो जो इनफ्रिक्वेंटली उस शॉप में जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? जो डायमो था ना, उसने फार्मर को तो इनाम दिया, लेकिन उसके पड़ोसी को जो है ना सजा दी। ऐसा क्यों किया? तो आप आगे, जो डायमो था ना उसने रिवार्ड किया था फार्मर को, काइंड फार्मर भी लिख सकते हो, नहीं तो फार्मर लिखोगे तब भी सही है। बिकॉज हिज मैजिक एशेस, क्योंकि उसकी जो जादुई राख थी ना, मेड अ विदर्ड ट्री ब्लूम, जो एक बेकार था, खराब सा पेड़ था, उसको खिला दिया। और ही पनिश्ड द ग्रेडी नेवर, उसने लालची जो नेबर था ना पड़ोसी, उसको सजा दी। बिकॉज ही ट्राइड टू कॉपी द एक्ट, उसने ये काम करने की कोशिश करी, बट ओनली क्रिएटेड ट्रबल एंड मेड पीपल एंग्री, और उसने मुसीबत पैदा करी। और आप ये भी लिख सकते हो, उसकी आंखों में, राजा की आंखों में डाल दिया, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सजा मिली। ठीक है, क्लियर हो गई?